वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 16 के कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कवर कर रहे हैं 21 to 34। पहला क्वेश्चन इसमें जो 21 है, दैट इज़ अ रिवैल्यूएशन गेन इज़ क्रेडिटेड टू। तो रिवैल्यूएशन गेन को क्रेडिट किया जाता है अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, और वहाँ से फिर वो जाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व का ऑप्शन है। कैपिटल रिजर्व, नेचर तो है रिवैल्यूएशन रिजर्व की, लेकिन हर कैपिटल रिजर्व में रिवैल्यूएशन का गेन नहीं जा सकता, तो ये इनअप्रोप्रिएट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता रिवैल्यूएशन का गेन, लॉस हो तो जाता है। और एनी ऑफ द अबव वुड बी इनकरेक्ट एज वेल, क्योंकि ऊपर के दो ऑप्शन गलत हैं। 22 है, आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन एन एंटिटी हैज़ अ चॉइस टू चूज कॉस्ट एंड, दो मॉडल जो हैं वो आई 16 अलाउ करता है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी। 23 है, व्हेन एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज रिवैल्यूड व्हाट शुड बी रिवैल्यूड। तो अ सिलेक्शन ऑफ एसेट्स डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। जो आई 16 की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि द होल क्लास ऑफ एसेट टू विच दैट आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिलोंग्स, उस पूरी क्लास को हमने रिवैल्यू करना होता है, ना सिर्फ इंडिविजुअल एसेट को। ये भी नहीं है कि तमाम के तमाम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कर लें या सिलेक्शन बेस कर लें। तो आपने करना होता है होल क्लास ऑफ एसेट जिससे वो आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिलेट करता है। तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 24 है, इफ एन एसेट इंक्रीजेज इन वैल्यू द इंक्रीज इज नोटेड एज। तो इंक्रीज को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जब एक एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इंक्रीज को हम नोट करते हैं स्टेट अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर, और उसका फिर इफेक्ट जाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट के अंदर शामिल करना गलत है, रिटर्निंग के अंदर शामिल करना ये गलत है, अदर प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ओनली सी। 25 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर रिपोर्टिंग नॉन करंट एसेट्स एट रिवैल्यूएशन अमाउंट। तो रिवैल्यू एसेट करने की जो बेसिक रीज़न होती है वो ये होती है कि एसेट अपनी अपडेटेड वैल्यू पर शो हो ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस बेहतर समझ में आए। तो इसमें से हम देखते हैं वैलिड रीज़न कौन कौन सी हैं। टू प्रिवेंट लॉन्ग लाइफ एसेट्स फ्रॉम बीइंग रिपोर्टेड एट आउट ऑफ डेट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये तो बिल्कुल वैलिड रीज़न है आई 16 के मुताबिक भी और इन जनरल भी, कि रिवैल्यूएशन पर जब आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं तो आपका एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कि बाज़ वक़्त बहुत आउटडेटेड होती है, अगर आपने एक एसेट 25-30 साल पहले परचेज़ किया था और आप उसको कॉस्ट मॉडल पर शो कर रहे हैं, तो आप उसकी बहुत पुरानी वैल्यू शो कर रहे हैं जो आज की प्राइस टर्म्स में रेलिवेंट नहीं है। तो एक तो ये रीज़न वैलिड है। टू कीप ऑनर्स ऑफ द बिजनेस बेटर इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर इक्विटी इन द बिजनेस, क्योंकि जो बिजनेस की करंट एसेट्स की करंट वैल्यू है ऑनर्स के लिए तो वो ज़्यादा रेलिवेंट है, तो ये भी एक वैलिड पॉइंट बनता है। टू रिपोर्ट परफॉर्मेंस करेक्टली बाय मैचिंग अर्निंग विद द प्रॉपर कॉस्ट ऑफ एसेट यूज। जब आप एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन रिवैल्यूड अमाउंट पर चार्ज होती है। इस तरह जो इनकम है जो करंट टाइम में हम इनकम रिकग्नाइज कर रहे हैं उसी के साथ करंट टाइम की वैल्यू की बेस पर डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस बन रही होती है, तो ये भी एक वैलिड रीज़न है। टू अवॉइड हैविंग टू पे हायर टैक्सेस, रिवैल्यूएशन करने से या ना करने से टैक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो टैक्स लॉज होते हैं वो तो अपने हिसाब से एक इनकम को कैलकुलेट करते हैं, वो अकाउंटिंग को फोकस नहीं करते, वो फोकस करते हैं जो टैक्स रूल्स होते हैं उसके मुताबिक वो एक जो है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं या नहीं करते, इससे आपके इनकम टैक्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो ये जो डी है ये वैलिड रीज़न नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। 26 है, एन एंटिटी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ रिवैल्यूइंग इट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। An asset cost rupees 5 million on 1st January 2020 and has a useful life of 5 years and is depreciated on a straight line basis to a zero residual value. The value of asset at 31st December 2020 was 3.8 million. Devaluation हो गई आपकी। The fall in value will be accounted for as follows. तो fall in value को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, इसके लिए हम एक पहले ब्रीफ कैलकुलेशन खुद की बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर एक साल हुआ है आपको एसेट को लिए हुए, तो अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो 5 मिलियन बेस्ड ऑन 5 ईयर्स रुपीज़ 1 मिलियन की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। उसके बाद हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 मिलियन में से 1 मिलियन, 5 मिलियन की कॉस्ट है, 1 मिलियन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो 4 मिलियन की हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। अब हम इसको कंपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन के साथ, तो हमारे पास जो 3.8 का एसेट हो गया 4 मिलियन से, तो वैल्यू में डिक्लाइन आ गया, 0.2 मिलियन का लॉस आ गया। और लॉस जब आए किसी एसेट पर फर्स्ट टाइम रिवैल्यू करके तो वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है।
तो ऑन दिस बेसिस जो हमारा आंसर बनेगा दैट वुड बी कि आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो ₹1 मिलियन और फॉल इन वैल्यू ऑफ 200,000 दोनों इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होने चाहिए। तो इनमें से कोई भी आप रिजर्व वगैरह के अंदर इम्पैक्ट नहीं लेकर जाएंगे। तो ये रिजर्व वाला पॉइंट लिखा है ये गलत है, रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला पॉइंट लिखा है ये गलत है, रिजर्व लिखा हुआ है ये गलत है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो डी है। इसके बाद 27 है जी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अकमल लिमिटेड हैड द फॉलोइंग इंक्रीजेज इन रिजर्व। ₹5 मिलियन फ्रॉम अ रिवैल्यूएशन ऑफ फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड हो जाएगा। ₹10 मिलियन इन शेयर प्रीमियम फाइन एंड 25 मिलियन फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट रिटेन। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ दीज आर इंक्रीजेज इन कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व उन रिजर्व्स को कहते हैं जिनमें से हम डिविडेंड नहीं दे सकते। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में से भी डिविडेंड नहीं दे सकते, शेयर प्रीमियम में से भी डिविडेंड नहीं दे सकते, लेकिन ट्रेडेड प्रॉफिट से ऑब्वियसली डिविडेंड दे सकते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व होता है। तो हमारे जो कैपिटल रिजर्व हैं वो ये दोनों हैं जिनमें से डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, 1 and 2 ओनली, एंड सी वुड बी आर ऑप्शन। 28 है जी हमारे पास कि the following gains may legally be withdrawn from the company by shareholders। basically once again distributable profits का concept है। gain that arise from the upward revaluation of non current asset। तो अगर आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट की तो उससे जो गेन आता है दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो इसमें से तो डिविडेंड देना मना होता है ये क्योंकि कैपिटल रिजर्व है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है कि जी गेन दैट राइज फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। यस, जब आप सेल ऑफ नॉन करंट एसेट करते हैं तो जो आपका गेन होता है वो रियलाइज्ड होता है, उसमें से डिविडेंड दिया जा सकता है। सो व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ ईच स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट तो जो है वो गलत है, दूसरी ट्रू है। तो सेकंड इज ट्रू, फर्स्ट इज फॉल्स, डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 29 है। 29 है कि जी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सादी लिमिटेड फॉर द मोस्ट रिसेंट ईयर इंडिकेटेड द फॉलोइंग बोनस इश्यू ऑफ शेयर। अच्छा, पूछ क्या रहे हैं वो कि विच ऑफ द अबव इन्वॉल्व्ड अ मूवमेंट ऑफ कैश। तो बोनस इश्यू ऑफ शेयर में तो मूवमेंट ऑफ कैश नहीं होती, सिंपली आपकी एंट्री होती है कि रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड टू रिटेन अर्निंग्स, तो ये भी प्रॉफिट सिंपली ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, तो इसमें भी कैश की मूवमेंट नहीं है। एन इंक्रीज इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व ड्यू टू नॉन करंट एसेट। अब अगर रिवैल्यूएशन का गेन होता है तो हम कहते हैं कि जी एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस अदर कंप्रिहेंसिव इनकम क्रेडिट, तो इसके अंदर भी कैश इन्वॉल्व नहीं है। राइट इशू ऑफ शेयर्स के अंदर कैश इन्वॉल्व होता है क्योंकि कैश डेबिट होता है और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं, तो कैश हमारे पास इनफ्लो आ रहा होता है। तो इसमें से जो यानी फोर्थ सिचुएशन है दैट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ कैश, डी वुड बी आर आंसर। नेक्स्ट है जी एन अपार्टमेंट इज रिवैल्यूड अपवर्ड्स बाय ₹1 मिलियन, यानी जो भी वैल्यू थी उसमें 1 मिलियन का इजाफा हो गया। इट वॉज एक्वायर्ड 5 years अगो फॉर ₹5 मिलियन। इट्स यूजफुल लाइफ रिमेन्स सेम एज 10 years। व्हाट इज द रिवाइज डेप्रिसिएशन चार्ज आफ्टर रिवैल्यूएशन। तो अब इसमें हमें एसेट की कैरिंग अमाउंट तो पता ही नहीं, खाली सिर्फ 1 मिलियन के इंक्रीज को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसमें हम कुछ चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं और वो ये है कि जी ओरिजिनली जो हमने एसेट खरीदा था वो 5 मिलियन का खरीदा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बनती है। तो 5 मिलियन के एसेट 10 ईयर से डिवाइड किया, 1 साल की डेप्रिसिएशन 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन आ गई 2.5 मिलियन। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करें तो 5 मिलियन में से 2.5 मिलियन का डेप्रिशिएट हो चुका है, तो बाकी भी 2.5 मिलियन का बच गया क्योंकि हाफ लाइफ गुजर गई और हाफ बाकी है। जब इसको रिवैल्यू किया तो 1 मिलियन का गेन क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, तो इसका मतलब है अब इसकी वैल्यू 3.5 मिलियन हो गई और इसकी बेसिस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन रिमेनिंग लाइफ। तो 10 में से 5 ईयर्स गुजर चुके हैं, बाकी 5 ईयर्स की बेस पर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 0.7 मिलियन और इन अदर वर्ड 700,000। 31 क्वेश्चन है अ बिल्डिंग इज रिवैल्यूड अपवर्ड्स बाय ₹2 मिलियन। इट वॉज एक्वायर्ड 5 years ago for ₹10 million. Its useful life remains same as 20 years. What is the incremental depreciation charge for the year? अब इसको वैसे तो वही बात है कि लॉन्ग कैलकुलेशंस करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि पहले देखें प्रीवियस जो है ना डेप्रिसिएशन कितनी थी और फिर अब रिवैल्यूएशन के बाद एसेट की वैल्यू कितनी हुई और अब डेप्रिसिएशन कितनी होगी। और दूसरा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट होता है और वो ये होता है कि सिंपली रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप रिमेनिंग लाइफ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो
अगर हम रिवैल्यूएशन सरप्लस को डिवाइड कर देंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ होगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर, तो हमारे पास तब भी वैल्यू आ जाएगी कि कितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है जो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। सो जो टोटल रिवैल्यूएशन है वो 2 मिलियन की है, डिवाइड बाय 15 ईयर्स लाइफ, क्योंकि 5 साल पहले लिया था और टोटल लाइफ 20 साल है तो रिमेनिंग लाइफ 15 ईयर्स है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1 पेंटा 5। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद 32 है, an IT equipment being carried at revaluation model has revaluation reserve balance of rupees 50,000. During the year it reduces its value due to technological obsolescence. It has rupees 70,000 decrease in value. तो टोटल जो हमारा लॉस है वो 70,000 का है, उसमें से 50,000 हम जो मैक्सिमम है वो चार्ज कर सकते हैं अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि दैट इज 50,000, तो इतना ही हम रिवैल्यूएशन सरप्लस में चार्ज कर सकते हैं, लेकिन टोटल लॉस तो ज़्यादा है, तो रिमेनिंग 20,000 का लॉस जो है वो चार्ज होगा प्रॉफिट और लॉस में। तो इस ऑप्शन की बेस पर द डिक्रीज ऑफ 50,000 इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड 20,000 टू प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, दिस इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन में क्या गलती है, इसमें 50,000 प्रॉफिट और लॉस लिख दिया, ये गलत है। द होल डिक्रीज, तो होल तो एक जगह पे चार्ज ही नहीं होना, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होंगे। द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज से मुराद ये होती है कि जब आप नया नया एसेट इंस्टॉल करते हैं तो शुरू में आपकी इतनी ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, प्लांट जो है वो अपनी फुल यूटिलाइजेशन पे नहीं चल रहा होता, शुरू में सेल्स के ऑर्डर्स कम होते हैं, तो कम कैपेसिटी पे चलने की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती हैं और आपका जो प्लांट है वो उसमें इनिशियल ऑपरेशंस के अंदर लॉसेज आ रहे होते हैं। तो इन लॉसेस की क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज इनकर्ड ड्यूरिंग द कमर्शियल प्रोडक्शन ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट वुड बी टू, तो बेसिकली इनको कैपिटलाइज नहीं किया जाता, इनको प्रॉफिट और लॉस में चार्ज कर दिया जाएगा। डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो डेफिनेशन है दैट इज दैट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स जो कि हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हों, रेंटल टू अदर्स हों या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, तो पर्पज़ इन तीन में से कोई एक होना चाहिए और फिर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम उन्हें होल्ड कर रहे हों। तो पहला है जी स्टैंड बाय जनरेटर, टेंजिबल आइटम है और स्टैंड बाय जनरेटर अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर यूज़ होना है एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रोडक्शन के अंदर, और मोर देन 1 ईयर की लाइफ है, ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, हेल्ड फॉर रीसेल का मतलब है कि इस पर IS2 अप्लाई हो जाएगा, ये इन्वेंट्री बनेगा, तो यही हमारा आंसर होगा, लेकिन बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं। बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर, बस जो है वो एक टेंजिबल आइटम है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो रही है, लाइफ भी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होती है, तो ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। जनरेटर टेंजिबल आइटम है, रेंटल टू अदर्स भी वन ऑफ द पर्पज है जो मेंशन है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन में, 3 पर्पज हैं, प्रोडक्शन और सप्लाई, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एंड रेंटल टू अदर्स, तो रेंटल टू अदर्स भी और जनरेटर की लाइफ भी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड होती है, तो ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। सो बी इज द ऑप्शन के जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंसीडर नहीं होगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।